राजा कुलंदर, ये नाम सुनते ही प्रयागराज के पुलिस वालों के माथे पर पसीना आ जाता है। कहानी शुरू होती है शहर से दूर एक ऐसे फार्म हाउस से जहाँ चारों तरफ गंदगी थी, कीचड़ था और वहाँ पलने वाले सैकड़ों सूअर थे। उस जगह की हवा में एक अजीब सी सड़न थी। कोई आम इंसान वहाँ 5 मिनट तक खड़ा नहीं हो सकता था। लेकिन उस गंदगी और बदबू के बीच उस फार्म हाउस का मालिक बड़े आराम से अपनी शाम की चाय पीता था। उसे सूअरों की गंध परेशान नहीं करती थी। जानते हैं क्यों? ठीक उसी जमीन के नीचे उसने 14 इंसानी खोपड़ियां दबा रखी थी। लोग कहते हैं कि वो सिर्फ हत्या नहीं करता था, वो उन लोगों को मारने के बाद उनका दिमाग निकालता था, उसे बड़े से बर्तन में उबालता था और फिर उसे पी जाता था। उसका मानना था इंसान का दिमाग खाने से ताकत और बुद्धि बढ़ती है। 14 दिसंबर 2020 की वो काली रात जब पुलिस उस फार्म हाउस का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तो उन्होंने जो देखा उसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। आखिर कौन था राजा कुलंदर? क्या वो सच में एक राक्षस था या फिर एक ऐसा अपराधी जो सिस्टम के साथ खेल रहा था? आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे उस लाल डायरी के पन्ने को जिसमें छिपा था मौत का हिसाब। सच्चाई अक्सर कहानी से ज्यादा अजीब और डरावनी होती है। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री इंडियन प्रेडिटर ने राजा कुलंदर की कहानी दुनिया को बताई, लेकिन आज हम उन गहराइयों में जाएंगे जो शायद आपने मिस कर दी थी। समय को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल 2000 में जगह थी इलाहाबाद। कुंभ मेले की तैयारी चल रही थी, शहर में चहल पहल थी। लेकिन इसी शोर शराबे के बीच शहर का एक जाना माना पत्रकार अचानक गायब हो गया। नाम था धीरेन्द्र सिंह। धीरेन्द्र सिंह हिंदी अखबार आज के लिए काम करते थे। वो एक बहुत अच्छे रिपोर्टर थे। शहर के बड़े बड़े लोग उन्हें जानते थे। 14 दिसंबर की सुबह धीरेन्द्र अपनी टाटा सूमो गाड़ी में बैठकर घर से निकले। उस समय टाटा सूमो होना एक स्टेटस माना जाता था। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वो किसी जरूरी काम से जा रहे हैं और शाम तक लौटेंगे। सूरज ढल गया, शाम हुई, रात हो गई, लेकिन धीरेन्द्र सिंह वापस नहीं आए। जब 24 घंटे बीत गए तो परिवार वाले घबरा गए। पुलिस पर दबाव डाला गया। एक वरिष्ठ पत्रकार का अचानक गायब होना कोई छोटी बात नहीं थी। पुलिस ने जांच शुरू की। उस दौर में आज की तरह जीपीएस या सीसीटीवी कैमरे हर जगह नहीं होते थे। पुलिस के पास सुराग के नाम पर सिर्फ धीरेन्द्र सिंह का मोबाइल फोन था। सर्विलांस टीम ने कॉल रिकॉर्ड खंगाले और वहां उन्हें एक नंबर मिला। धीरेन्द्र सिंह के गायब होने के ठीक पहले उनके मोबाइल फोन से एक लैंडलाइन नंबर पर कई बार कॉल हुई थी। वो नंबर किसी गैंगस्टर का नहीं था, वो नंबर किसी नेता का नहीं था, वो नंबर था नैनी इलाके में रहने वाले एक सरकारी कर्मचारी का। उसका नाम था राम निरंजन। पुलिस हैरान थी। राम निरंजन एक सरकारी गोला बारूद फैक्ट्री में काम करने वाला एक साधारण वर्कर था। चेहरे पर चश्मा, माथे पर टीका, साधारण कपड़े। पहली नजर में देखने पर कोई नहीं कह सकता था कि ये आदमी एक चींटी मार सकता है। लेकिन पुलिस को क्या पता कि वो जिस राम निरंजन को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं असल में वो राजा कुलंदर है। दबाव बहुत ज्यादा था, इसलिए पुलिस ने तुरंत राम निरंजन को हिरासत में ले लिया। उसके साथ उसके साले को भी पकड़ लिया गया। पुलिस स्टेशन में राम निरंजन बिल्कुल शांत बैठा था। उसके चेहरे पर डर की एक लकीर तक नहीं थी। जब पुलिस ने पूछा कि धीरेन्द्र सिंह कहाँ हैं, तो उसने बड़ी मासूमियत से कहा, हाँ वो मुझसे मिलने आए थे, चाय पी और चले गए, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ हैं। उसका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था कि पुलिस वाले कंफ्यूज हो गए। उन्हें लगा कि शायद हमने गलत आदमी को पकड़ लिया। लेकिन तभी पुलिस की खबरी ने सूचना दी धीरेन्द्र सिंह की टाटा सुमो गाड़ी राम निरंजन के फार्म हाउस के पास देखी गई थी। अब पुलिस का शक यकीन में बदल गया। पुलिस ने अपनी शैली बदली, थोड़ी सख्ती दिखाई, जिसे हम पुलिस की भाषा में 3rd डिग्री कहते हैं। और फिर राम निरंजन टूट गया। उसने जो कबूलनामा दिया उससे वहां खड़े हर पुलिस वालों के होश उड़ गए। उसने बड़े ठंडे दिमाग से कहा, धीरेन्द्र सिंह इस दुनिया में नहीं है, मैंने उसे मार दिया है और उसकी लाश मेरे फार्म हाउस के नीचे दबी है। तारीख थी 18 दिसंबर 2000। रात का वक्त था। पुलिस टीम राम निरंजन के फार्म हाउस पर पहुंची। ये जगह शहर से दूर कालिंदरपुर गाँव में थी। इसे लोग सुअर बाड़ा कहते थे क्योंकि यहाँ सुअर पाले जाते थे। चारों तरफ अंधेरा था और सन्नाटा था। बदबू इतनी थी कि नाक पर रुमाल रखना पड़े। राम निरंजन ने एक जगह पर इशारा किया। पुलिस ने फावड़े मंगाए और खुदाई चालू कर दी। मिट्टी हटाई गई और वहां मिली धीरेन्द्र सिंह की बॉडी। लेकिन एक चीज गायब थी, धीरेन्द्र सिंह का सिर। उसने फार्म हाउस के पास एक तालाब की ओर इशारा किया। पुलिस ने गोताखोर की मदद से उसका सिर पानी से बाहर निकाला। केस लगभग सॉल्व हो चुका था। मुजरिम मिल गया था और लाश भी मिल गई थी। असली कहानी तो अब शुरू होती है। पुलिस के एक ऑफिसर ने टार्च की रोशनी में देखा कि फार्म हाउस के कोने पर जमीन की मिट्टी कुछ ताजी लग रही है, जैसे वहाँ हाल ही में कुछ गाड़ा गया हो। शक के आधार पर पुलिस ने खुदाई शुरू की। एक फावड़ा चला, 2 फावड़े चले और फिर जमीन के नीचे से जो निकला
उसे देखकर पुलिस वालों की चीखें निकल गईं। सुबह होते होते पुलिस को वहां से 14 इंसानी खोपड़ियां और हड्डियां मिली। सोचिए जरा, ये आदमी अपने परिवार और बच्चों के साथ उस फार्म हाउस पर आता था, पिकनिक मनाता था, उसी जमीन पर चलता था जिसके ठीक नीचे उसने 14 लोगों को दफना रखा था। पूरे देश की मीडिया वहां पहुंच गई। हर अखबार की हेडलाइन में बस एक ही नाम था, राजा कुलिंदर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर ये आदमी कौन था और उसने इतने लोगों को क्यों मारा। जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो उन्हें एक लाल डायरी मिली और इस डायरी ने साबित कर दिया कि राम निरंजन कोई पागल हत्यारा नहीं था, बल्कि एक शातिर सीरियल किलर था। उस लाल डायरी में एक लिस्ट मिली थी, उसमें नाम लिखे थे, लेकिन सीधे तरीके से नहीं। उसने कोड वर्ड का इस्तेमाल किया था। जैसे धीरेन्द्र सिंह का नाम उसने धीरेन्द्र नहीं बल्कि भीरेन्द्र लिखा था। पुलिस की जांच से पता चला कि वो आदमी एक अपनी ही दुनिया बना रहा था। वो अपनी खुद की डिक्शनरी बना रहा था। वो हर अक्षर यानी अल्फाबेट से एक शिकार करना चाहता था। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात उसकी सोच थी। राम निरंजन ने अपना नाम बदल दिया था। वो खुद को राम निरंजन नहीं बल्कि राजा कुलिंदर कहता था। कुलिंदर का मतलब उसने पुलिस वालों को बताया। कोल यानी उसकी आदिवासी जाति और अंदर यानी वो जिसके अंदर पूरी कोल बिरादरी समाई हो। वो खुद को सम्राट, एक राजा मानता था। अब आते हैं उस बात पर जिसने इस केस को और डरावना बना दिया। शुरुआती जांच और कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजा कुलिंदर ने कबूला था कि वो मरे हुए लोगों का दिमाग खाता था। उसका लॉजिक सुनकर आप दंग रह जाएंगे। उसे मांस का शौक नहीं था, वो अंधविश्वासी था। उसका मानना था कि धीरेन्द्र सिंह जैसे पत्रकार और बाकी लोगों को उसने मारा था वो बुद्धिमान थे। उसका मानना था कि अगर मैं इन बुद्धिमान लोगों का दिमाग खा लूं तो मैं भी बुद्धिमान बन जाऊंगा। वो अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहता था। वो अमर होना चाहता था। हालांकि बाद में उसने कोर्ट और नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री में उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं तो शाकाहारी हूँ, मैं इंसान का दिमाग कैसे खा सकता हूँ। जो चुनाव जीतने पर विरोधियों ने फंसाया है, न उसका फिंगरप्रिंट हुआ है, न उसका डीएनए टेस्ट हुआ है, किसका है खोपड़ी ये भी तो दिखाएंगे। लेकिन पुलिस को जो खोपड़ियों पर निशान मिले, जिस तरह से उसने बॉडी से सिर को अलग किया था, वो कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। कुछ रिपोर्टर तो ये भी कहते हैं कि वो खोपड़ियों को पेंट करके अपने घर में सजाता था जैसे एक ट्रॉफी हो। राजा कुलिंदर की मानसिकता को समझने के लिए आपको उनके बच्चों के नाम सुनने चाहिए। आमतौर पर लोग अपने बच्चों के नाम रखते हैं राहुल, अमित, पूजा, लेकिन कुलिंदर ने अपने बच्चों के नाम रखे थे अदालत, जमानत, आंदोलन। ये कोई मजाक नहीं, ये सच है। उसके दिमाग में कानून, कोर्ट और सिस्टम को चुनौती देने का एक अजीब सा फितूर था। वो मानता था कि कानून उसकी जेब में है। धीरेन्द्र सिंह की हत्या के पीछे असली वजह क्या थी? जांच में पता चला कि धीरेन्द्र सिंह को पता चल गया था कि राजा कुलिंदर चोरी की गई गाड़ियों का धंधा करता था और कई बुरे काम करता था। धीरेन्द्र सिंह इस पर एक खबर छापने वाले थे। अपनी छवि और अपना साम्राज्य बचाने के लिए राजा ने धीरेन्द्र सिंह को धोखे से अपने फार्म हाउस पर बुलाया और हमेशा के लिए खामोश कर दिया। बाकी 13 लोग कौन थे? उसमें से कई ऐसे थे जो राजा कुलिंदर की छोटी मोटी साजिश में शामिल थे और जिनके पास पैसे थे। उसने हर उस इंसान को अपने रास्ते से हटा दिया जो उसके आड़े आ रहा था। यह केस सालों तक चला। गवाहों, डायरी और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आखिरकार 2012 में कोर्ट ने राजा कुलिंदर उसके साले को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। आज राजा कुलिंदर उन्नाव के एक जेल में बंद है। अब वो बूढ़ा हो चुका है, दाढ़ी बढ़ा ली है और जेल में धार्मिक किताबें पढ़ता है। जब आप उसे आज देखेंगे तो उसे देखकर दया आ सकती है। वो बड़ी दार्शनिक बातें करता है। वो कहता है कि उसे फंसाया गया है, लेकिन मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ये साइकोपैथ की निशानी होती है। वो अपने किए पर कभी पछतावा नहीं करते। वो अपने झूठ को ही अपना सच मान लेते हैं। राजा कुलिंदर की कहानी हमें बहुत जरूरी सबक देती है। जरूरी नहीं है कि हैवान के सींग हो या वो डरावना दिखता हो। वे हमारे बीच साधारण सरकारी बाबू के रूप में या साधारण कपड़ों में भी हो सकता है। हो सकता है कि आपके पड़ोस में कोई रह रहा हो जो दिन में सबसे हंसकर बात करता हो, लेकिन रात के अंधेरे में अपनी डायरी में अलग नाम लिख रहा हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या राजा कुलिंदर सच में इंसान का दिमाग खाता था या पुलिस और मीडिया की बनाई कहानियां हैं? अपने विचार को कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और गहरे राज के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।